Good evening, friends. A very good evening. First of all of you guys, welcome back to our YouTube channel, our YouTube family. Let's gain knowledge with विश्वदीप सिंह। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, आपकी अपनी YouTube फैमिली लेट्स गेन नॉलेज विद विश्वदीप सिंह में। हमेशा की तरह मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम आज के अपने सेशन यानी आज के अपने टॉपिक की तरफ। जी हाँ, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि आज का हमारा सेशन या आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस्लामिक बैंकिंग। हमारे YouTube परिवार के कई सदस्य या हमारे कई मित्र शायद इस शब्द को या इस शब्दावली को पहली बार सुन रहे होंगे। तो चलिए आज हम और आप यानी हम सभी मिलकर इस शब्दावली यानी इस टर्मिनोलॉजी यानी अपने इस सेशन को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जो इस्लामिक बैंकिंग है उसे डिफाइन या परिभाषित करने की कोशिश करें। तो इसे कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। जैसे प्रश्न उठता है कि इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है या क्या होता है। ठीक है जी, तो हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं अ बैंकिंग सिस्टम इन विच यानी अ बैंकिंग सिस्टम इन विच अ बैंक नॉट डील विद इन इंटरेस्ट। जी हाँ, अ बैंकिंग सिस्टम in which a bank not deal with in interest. Generally, bank provide profit or dividend to their customers. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसे भी बैंक होते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बार हम इसे जो है हिंदी में कन्वर्ट कर लें। एक ऐसी बैंकिंग प्रणाली जिसमें ब्याज में यानी जिसके अंतर्गत ब्याज में कोई लेन देन नहीं होता, बल्कि वो बैंक जो है अपने लाभ या लाभांश को अपने जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनमें बांट देते हैं। जी हाँ, दूसरे शब्दों में यानी थोड़ा इसे विस्तृत करके हम कुछ समझने का भी प्रयत्न करेंगे ताकि अगर थोड़ी समझने में कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम भी ना रहे और बिल्कुल क्लियर हो सके हम इस्लामिक बैंकिंग को लेकर। तो आइए कुछ समझने का प्रयत्न करें और इस पर एक विस्तृत चर्चा करें। जी हाँ, तो प्रश्न उठता है फिर से एक बार कि इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है। तो हम इसे कुछ इस तरीके से कह सकते हैं दूसरे शब्दों में भी कि इस्लामी कानून या शरिया जो है, इस्लामी कानून में शरिया को मान्यता दी गई है। शरिया के जो सिद्धांत हैं उस पर या उसके तहत कार्य करने वाली कोई बैंकिंग प्रणाली या कोई बैंकिंग सेवा या कोई बैंक, उसे जो है इस्लामिक बैंकिंग कहा जाता है। जी हाँ, इसमें क्या होता है कि इसमें न तो ब्याज लिया जाता है और ना ही ब्याज दिया जाता है, बल्कि जो बैंक को लाभ होता है उसे वह अपने अकाउंट होल्डर्स को या अपने ग्राहकों को या ग्राहकों में उसका वितरण कर देते हैं या ग्राहकों को प्रोवाइड करा दिया जाता है। जी हाँ, इस्लामिक बैंकिंग इसी तरीके से कार्य करता है। इस्लामिक बैंकिंग के अच्छा अपने कुछ नियम भी होते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूं। थोड़ा इसको शेयर कर देता हूँ। वो क्या होते हैं, देखिए इस्लामिक बैंकिंग में जो है ऐसे लोगों का अकाउंट इस्लामिक बैंकिंग के तहत नहीं खोला जा सकता जो शरिया कानूनों का उल्लंघन करते हों। ठीक है जी, यानी जो इस्लाम धर्म है उसमें जो अवैध हो या जो गुनाह माना गया हो इस्लाम धर्म में, ऐसे कार्यों को या ऐसे कार्यों का वो व्यापार करते हो या ऐसी चीज़ों का व्यापार करते हैं, तो उन्हें इस बैंकिंग प्रणाली के तहत कोई लाभ या कोई सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। जी हाँ, अगर बैंकिंग इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है तो इसकी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी भी होगी
जी बिल्कुल सही है ये बात, और ये प्रश्न भी उतना जायज़ है, उठता भी है। देखिए, कई देशों में, कई इस्लामिक देशों में विद्वानों की, कई इस्लामी विद्वानों की एक कमेटी बनाई गई है जो इस तरीके के बैंक जो हैं, यानी इस्लामिक बैंकिंग है, उनको रेगुलेट करती है या उनका परिचालन करती है। ठीक है जी, आइए इसकी थोड़ा जो इतिहास है, थोड़ी हिस्ट्री है, उसके बारे में भी जान लेते हैं, फिर और भी इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, लगभग नहीं, एक्यूरेट है, 1964 यानी 1964 में जो है एक व्यक्ति थे अशद उल नज़र के नाम से, या अशद अल नज़र के नाम से थे। वो मिस्र के व्यक्ति थे। सबसे पहले ये आधुनिक इस्लामिक बैंकिंग प्रणाली है मिस्र में उन्हीं के द्वारा लाई गई थी। ठीक है जी। और फिर 1973 में इस्लामिक विकास बैंक की भी स्थापना की गई मिस्र में। 1975 में इसके बाद दुबई के द्वारा इस्लामिक बैंकिंग पद्धति को अपनाया गया, और इसी समय को माना जाता है कि इस्लामिक अर्थशास्त्र को पूरी तरीके से इस्लामिक बैंकिंग के द्वारा अपनाया गया। ठीक है, 1975 में जो दुबई ने जब अपनाया तो इसी को माना जाता है। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद 1983 आता है तो मलेशिया ने भी इस बैंकिंग प्रणाली को अपना लिया। ठीक है जी। वर्तमान में मैं आप सभी को बता दूं या इस चीज से अवगत करा दूं कि विश्व में लगभग 56 देश यानी 56 कंट्रीज ऐसी हैं जो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम के तहत कार्य करती हैं। मोस्टली आप ये मान लीजिए कि जो मुस्लिम बहुल आबादी वाले देश हैं या मुस्लिम मेजोरिटी वाले देश हैं, उसी में या उन्हीं देशों में इस बैंकिंग सिस्टम को ज़्यादातर अपनाया गया है। अच्छा, फिर एक प्रश्न ये भी उठता है कि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को लाने का उद्देश्य क्या था। तो मैं आपको वो भी जल्द से जल्द बता दूं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है फिर, कि इसके पीछे या इसे लाने के पीछे एक उद्देश्य था कि जो, जैसा कि हम शब्दों से ही समझ गए होंगे, इस शब्दावली से समझ गए, इस्लामिक बैंक आप भी समझ रहे होंगे, मैं भी, कि ये जो है एक धर्म विशेष को लेकर ही लाया गया था। यानी मुस्लिम धर्म से संबंधित लोगों की जो है आर्थिक परिस्थिति को सुधारने, उनके आर्थिक विकास, उनके सामाजिक प्रगति के लिए इस बैंक को या इस बैंकिंग प्रणाली को लाया गया था। इसका ये प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है जी। वर्तमान में जो है ऐसे कुछ देश हैं जो पूरी तरीके से प्रॉफिट और डिविडेंड के बेसिस पे कार्य करते हैं, जिनके कुछ नाम भी हैं। ईरान हो गया, सूडान हो गया, पाकिस्तान भी उनमें से एक है। ठीक है जी। और भी कई कंट्रीज इस पे जाने की अभी जो है अपनी योजना बना रहे हैं, इस तरीके व्यवस्था को अपनाने की पूर्ण रूप से लाभांश या लाभ को। ठीक है जी। तो आइए अब हम जानते हैं कि हमारे देश इंडिया के लिए ये किस तरीके से महत्व रखता है, या क्या जो है अपना सुझाव इस बारे में हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो बता रहा है। देखिए, बात 2006 की है। रिजर्व बैंक ने जो है, हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक ने है, उसने एक कमेटी बनाई, आनंद सिन्हा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई कि आप जो है इस इस्लामिक बैंकिंग के बारे में विश्लेषण करिए, इसका अध्ययन करिए और अपने सुझाव दीजिए। तो आनंद सिन्हा कमेटी ने इसका विश्लेषण किया, इसका अध्ययन किया इस्लामिक बैंकिंग का, और अपने कुछ सुझाव दिए रिजर्व बैंक को। और इसमें कुछ जो है बदलाव के भी उसमें सुझाव शामिल थे, लेकिन कुछ समय बाद उनके इन सुझावों पर गौर नहीं किया गया और ना ही इसे व्यवस्था में लाया गया। लेकिन फिर इसके कुछ समय बाद क्या होता है, उस समय के हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, वो मलेशिया यात्रा पर जाते हैं। वहाँ ये हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, वहाँ की जब वहाँ देखते हैं इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को तो काफ़ी प्रभावित होते हैं। और जब वो वापस आते हैं देश में तो इस पर एक चर्चा होती है, मंत्रिमंडल में हुई हो या कहीं भी हुई हो। तो फिर उस समय के वित्त मंत्रालय के द्वारा योजना आयोग के माध्यम से रघुराम राजन जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है,
बैंकिंग इस्लामिक बैंकिंग के बारे में अध्ययन करने को और अपने सुझाव देने को। तो कमेटी बनाई जाती है और सुझाव दिए जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इस चीज़ को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ठीक है जी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि वर्तमान में फिर भी 2011 में यानी 2011 में जो इस्लामिक बैंकिंग है वो भारत में आई, और इस समय मात्र भारत का एकमात्र केरल ऐसा राज्य है जिसके कोच्चि शहर में इस्लामिक बैंकिंग की एक शाखा है जो कार्यरत है, जिसमें 11% हिस्सेदारी या पार्टनरशिप वहाँ की राज्य सरकार की है। ठीक है। आरबीआई ने इस्लामिक बैंकिंग को जो है अभी नहीं अपनाया है, बल्कि इस पर रोक लगा रखी है एक तरीके से, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि बैंकिंग और वित्तीय सेवा से संबंधित इसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो उसे लेकर आरबीआई ने जो है अभी तक इस पर रोक लगा रखी है। तो इसे हमारे देश में वैसे अपनाया नहीं गया है। तो ये है इस्लामिक बैंकिंग। ठीक है जी। और मुझे आशा है कि आप सभी को इस्लामिक बैंकिंग समझ में आया होगा और मैं भी समझाने में जो है सफल रहा हूँगा। तो आज के लिए हमारे सेशन में इतना ही। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, हैव अ स्वीट ड्रीम। धन्यवाद। जय हिंद।